नमस्कार, आप देख रहे हैं सुनिए सरकार। मैं अभिसार शर्मा। मैंने भारतीय जनता पार्टी नेता शहनवाज हुसैन का एक बहुत ही अजीब और गरीब संदेश देखा। इसमें शहनवाज हुसैन राहुल गांधी को यह नसीहत दे रहे हैं कि एक ऐसे वक्त जब कोरोना संकट का सामना देश कर रहा है, आप अमीर बनाम गरीब की राजनीति करना छोड़ दें। यह नसीहत दे रहे हैं वो राहुल गांधी को। हां, यह बात अलग है शहनवाज हुसैन साहब कि आपकी पॉलिटिकल पार्टी एक ऐसे वक्त जब देश कोरोना संकट का सामना कर रहा है, उस वक्त पालघर के बहाने सांप्रदायिक माहौल बढ़ा सकती है, हिंदू मुस्लिम कर सकती है। दिलचस्प बात यह है कि पालघर को पहले इन्होंने हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की, वो कामयाब नहीं हुआ। उसके बाद इन्होंने वामपंथियों को टारगेट करना कोशिश की, वो कामयाब नहीं हुआ। हकीकत यह है कि जिस गांव में यह घटना हुई थी, वहां की सरपंच चित्रा चौधरी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई हैं। जब पता चला कि तमाम साजिशें कामयाब नहीं हुई, तो अब देखिए पालघर पे कोई चर्चा नहीं हो रही है। मगर शुरू में इन्होंने हिंदू संतों को टारगेट करने की बात की। यकीनन ये पुलिस की नाकामी है। बेशर्मी से पुलिस उस मामले को देख रही थी। मगर आप क्या कर रहे हैं बीजेपी? आप इस मुद्दे को भी सांप्रदायिक करने की बात कर रहे हैं, जबकि देश कोरोना संकट का सामना कर रहा है। मैं वापस आना चाहूंगा शहनवाज हुसैन के इस बयान पर। वो कह रहे हैं कि विभाजनकारी डिविजिव पॉलिटिक्स से ब्रेक लीजिए। यह मशवरा आपको संबित पात्रा को देना चाहिए। और रही बात रिच वर्सेस पुअर, जिसकी बात आप अपने संदेश में कर रहे हैं, शहनवाज जी आप क्या चाहते हैं कि अब गरीबों की बात करनी बंद की जाए? क्योंकि मीडिया तो कर नहीं रहा है गरीबों की बात। अब विपक्ष भी क्या गरीबों की बात करना बंद कर दे? आप जानते हैं इस वक्त आपके स्क्रीन पर यह लाश किसकी है? यह शख्स है बेगूसराय का रामजी महतो। यह दिल्ली से बेगूसराय के लिए रवाना हुआ और बनारस में आके उसने दम तोड़ दिया। बात यहां नहीं रुकती है। जो शहनवाज हुसैन ये कह रहे हैं कि गरीब और अमीर की राजनीति ना करें, क्या वो जानते हैं ये 12 साल की लड़की कौन है? 12 साल की लड़की कोरोना संकट के बाद अपने घर से 100 किलोमीटर पैदल चली। अपने गांव पहुंचने से पहले इसने दम तोड़ दिया। इकलौती बेटी थी ये अपने मां बाप की। इनके मां बाप को आखिर जवाब कौन देगा? शहनवाज जी, क्या आप भी गरीबों का मुद्दा हम ना उठाएं? प्रधानमंत्री ने सिर्फ 4 घंटे का वक्त दिया था शहनवाज हुसैन साहब, जब उन्होंने लॉकडाउन की घोषणा की थी और गरीब सड़कों पर निकल पड़ा था। ये ढेरों तस्वीरें आपके सामने हैं। कोई अपने बच्चों को कंधे पे लाद कर निकल रहा था। और ये तमाम तस्वीरें जो कि बता रही थी कि अमीर और गरीब के बीच का फर्क क्या है। और आप तब भी चाहते हैं कि गरीबों का मुद्दा ना उठाया जाए। जब बांद्रा में गरीब इकट्ठा होता है, तब आपकी मीडिया उसको मुस्लिम से जोड़ देती है कि पास में एक मस्जिद है और इन्होंने ही भड़काया होगा उन मजदूरों को। आपके जो मीडिया में बैठे पिट्ठू हैं, वो उन गरीबों को एक्टर्स बताते हैं, अभिनेता बताते हैं। जी हां, एक न्यूज चैनल जिसका मालिक बीजेपी का सांसद है, उसने बाकायदा यह कहा था ये जो गरीब इकट्ठा हुए हैं, जो तस्वीरें इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूं, ये सब एक्टर्स हैं, भाड़े के टट्टू हैं। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि क्यों ना गरीबों की बात उठाई जाए? क्योंकि आपकी राज्य सरकारें, चाहे योगी आदित्यनाथ हो या शिवराज सिंह चौहान हो, कोटा से, जी हां, कोटा से जो स्टूडेंट्स फंसे हुए हैं उनके लिए तो बसें भेज रहे हैं। यहां तक कि आप ही के सहयोगी नीतीश कुमार ने अपने एक विधायक, बीजेपी के एक विधायक अनिल सिंह को विशेष अनुमति दे दी ताकि वो कोटा जाएं और अपने बच्चे को वहां से ला सकें। तो इन सबको तो अनुमति मिल रही है, मगर गरीब अगर ट्रेन की मांग करे तो वो मुद्दा ही ना उठाया जाए। उद्धव ठाकरे ने कल एक बार फिर यह मुद्दा उठाया है, जब केंद्र से उनकी मंत्रणा हो रही थी कि प्लीज स्पेशल ट्रेन्स की अनुमति दीजिए। और यह मुद्दा वाजिब है, क्योंकि इस मुद्दे को लेकर कोई और नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी ही लगातार सियासत कर रही है, जो अपने आप में शर्म की बात है। और दुख की बात एक ऐसी है कि एक ऐसे वक्त जब देश को कोरोना संकट का सामना करना चाहिए, इस देश में अजीब और गरीब किस्म की समस्याएं पेश आ रही हैं। आज मैं आपको 2 मुद्दों की बात करने जा रहा हूं। पहली बात कि ये वक्त जब हम सब एक साथ होकर चलें, केंद्र बनाम राज्य सरकार जो है वो तनाव सामने उभर कर आ गया है। हम जो कोविड किट्स, कोरोना संकट से लड़ने के लिए चाइना से जो किट्स खरीद रहे हैं,
उन किट्स में ही घपला है, वो किट्स खराब हैं और इसको लेके कोई मुद्दा नहीं उठा रहा है। मगर सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि राज्य सरकारों के साथ इस वक्त किस तरह की तनातनी सामने उभर कर आ गई है। केंद्र ने इन राज्यों में अपनी विशेष टीम्स भेजने का फैसला किया था। कौन से राज्य हैं वो? पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। दिक्कत यहां पर यह पेश आ रही है कि जहां आप इन तमाम राज्यों में भेज रहे हैं, और मध्य प्रदेश आपको भेजना होगा क्योंकि टॉप 3 राज्यों में है, और मध्य प्रदेश आपको इसलिए भी भेजना होगा कि इंदौर, जो कि देश का सबसे साफ शहर है, वहां पर लगातार मौतें बढ़ रही हैं। कुछ दिनों में 100 के आंकड़े को छू जाएगा। मुद्दा वो नहीं है। अब क्या हो रहा है, इसके बहाने सियासत हो रही है। ममता बनर्जी केंद्र सरकार के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद कर चुकी हैं। यही मुद्दे महाराष्ट्र सरकार भी उठा रही है। आज मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, आपने अपनी टीम्स महाराष्ट्र भेज दी, पश्चिम बंगाल भेज दी, मगर गुजरात पर आप क्यों खामोश हैं? बताइए। क्या आप जानते हैं कि गुजरात में आपके स्क्रीन्स पर सबसे ज्यादा इस वक्त पूरे देश में सबसे ज्यादा जो प्रभावित लोग हैं कोरोना से, सबसे ज्यादा प्रभावित हैं, दूसरे नंबर पर गुजरात है। मृतकों की तादाद भी दूसरे नंबर पर गुजरात ही है, मगर गुजरात की तरफ कोई ध्यान नहीं जाता है। बांद्रा में मजदूर इकट्ठा हो जाते हैं, गृह मंत्री अमित शाह जो हैं वो उद्धव ठाकरे को कॉल करते हैं, मगर जब सूरत में एक नहीं दो बार उड़िया मजदूर सड़क पर आ जाते हैं, संपत्ति को जला देते हैं, उस पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होती है। क्या आप जानते हैं जो उड़िया मजदूर हैं वो वहां पर बद से बदतर हालात जीने को मजबूर हैं। वो लगातार शिकायतें कर रहे हैं कि राज्य सरकार हमारी नहीं सुन रही। वहां का जो एलजी हॉस्पिटल है, वहां के सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि उनके पास पीपीई नहीं है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। वो कह रहे हैं कि हम मरीजों का कैसे ख्याल रखें जब हमारे पास सलीके से मास्क नहीं है, ग्लव्स नहीं है। वो वीडियो याद है आपको अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल का? एक ही परिवार के 25 लोग कोविड पॉजिटिव पाए गए थे, और जब वो सिविल हॉस्पिटल पहुंचे थे तो वहां का स्टाफ उनके साथ बदतमीजी कर रहा था। उसकी एक और झलक देखिए। हेलो, मारू नाम सोनू नागर छे। 2 दिन पहले हमारा चेक हुआ था और हम 25 लोग पॉजिटिव डिटेक्ट हुए। यहाँ हम 3 बजे से सिविल हॉस्पिटल के नीचे है, कोई रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है सर। ऑलरेडी वी आर इल एंड नो वन आर रेस्पॉन्ड। कोई हमें रेस्पॉन्स नहीं दे रहा है। प्लीज, यहाँ हम 25 मेंबर्स है, खाने पीने भी ब्लॉगर बैठे, यहाँ पे खाने पीने बिना पीपल आर स्टैंडिंग ओवर हियर। केस निकालने वाला सिर्फ एक ही बंदा है, वो भी इतनी बदतमीजी से बात करता है सबसे। वो बोलता है कि लाइन में खड़े रहो, बार बार बोलता है लाइन में खड़े रहो। 50 आदमी की जगह पर वो एक ही इंसान काम कर रहा है। यहाँ पे इतने सारे केसेस आ रहे हैं सर, और दर्ज करने वाला सिर्फ एक ही बंदा है। यहाँ पे बूढ़े बच्चे सब लोग हैं और यहाँ पे कोई रेस्पॉन्स ठीक से नहीं दे रहा है और साथ में बदतमीजी से बात कर रहा है। सुबह से भूखे हैं, सुबह के सब भूखे हैं, कुछ ने कोई खाया नहीं। सर, हम लोगों को सुबह मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग बताया गया था कि पॉजिटिव है सर। उसके टेंशन की वजह से किसी ने खाना और पीना कुछ नहीं किया और हमें 3 बजे से यहाँ खड़ा रखा है, और हम यहाँ पे सिविल हॉस्पिटल के नीचे खड़े हैं सर। सो ये बताने के लिए हम यहाँ पे वीडियो ले रहे हैं। इस तरह की ढेरों मिसालें अहमदाबाद, गुजरात से आ रही हैं, मगर पूरी खामोशी केंद्र सरकार की तरफ से है। आप ममता बनर्जी को तो फरमान जारी कर देते हैं, मगर गुजरात पर आप पूरी तरह से खामोश हैं। इसलिए आज की तारीख में जो इस मुद्दे पर एक संकट पैदा हो गया है, राज्य सरकार बनाम केंद्र सरकार, वो अपने आप में बहुत चिंताजनक है। सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि पश्चिम बंगाल से तनाव पैदा क्यों हुआ। क्या आप जानते हैं कि गृह मंत्रालय 19 अप्रैल को एक ऑर्डर जारी करता है जिसके अंतर्गत न सिर्फ पश्चिम बंगाल, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में वो टीमें भेजता है। 20 अप्रैल यानी कि सोमवार को 2 टीम्स वो कलकत्ता पहुंच जाती हैं, और जैसे ही ये टीम पहुंचती हैं बवाल पैदा हो जाता है। ममता बनर्जी आपके सामने ये ट्वीट करती हैं, We welcome all constructive support and suggestions, especially from the central government in negating the COVID crisis. However, the basis on which Centre is proposing to deploy IMCTs in select districts across India, including few in West Bengal under Disaster Management Act 2005, is unclear.
आप ये टीम्स क्यों यहां पर लगा रहे हैं, उसके दिशा निर्देश स्पष्ट नहीं है, ऐसा ममता बनर्जी शिकायत करती हैं। वो आगे कहती हैं कि मैं नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से अपील करती हूं कि जो भी पैमाने हैं वो स्पष्ट करें। उससे पहले हम संघ की यानी कि फेडरलिज्म की आत्मा को ध्यान में रखते हुए इस मुद्दे पर बहुत कुछ ज्यादा नहीं कर पाएंगे। बाद में ममता बनर्जी एक लंबा चौड़ा खत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखती हैं जिसमें वो ये बातें कहती हैं। द चीफ मिनिस्टर स्ट्रेस्ड that her government had been proactive in announcing a lockdown and its extension, even allegedly before it was announced by the central government. Such unilateral action on the part of the central government is not desirable at all. ममता बनर्जी यहां पर यह कह रही हैं कि लॉकडाउन की घोषणा से पहले ही हमने सख्ती कर दी थी, लिहाजा केंद्र सरकार जो ये टीम्स हमारे यहां भेज रही है इसका क्या मायने हैं, क्या मतलब है, इसको लेकर हमें आपत्ति है। बाद में केंद्र सरकार कड़ाई अपनाती है और वो ये खत लिखती है और उसके आरोप क्या है जो आपके सामने ये खत है कि एक ऐसे वक्त जब लॉकडाउन है, गैर जरूरी चीजों की दुकानें भी खोल दी गई थीं, कई जगह पर धार्मिक जुलूसों को अनुमति दे दी गई थी, कई राशन शॉप्स पर जबरदस्त भीड़ है जहां पर राजनेता भी जो हैं राशन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। यह तनाव दोनों के बीच पैदा हो जाता है, नतीजा यह होता है कि एक संकट जैसा उत्पन्न हो जाता है। मगर फिर मैं दोबारा आपको लेकर चलना चाहूंगा उस मुद्दे की तरफ जो मैंने कुछ देर पहले उठाया कि आखिर गुजरात को लेकर पूरी तरह से खामोशी क्यों है। आपने पश्चिम बंगाल में टीम भेजी, आपने राजस्थान में टीम भेजी, महाराष्ट्र में टीम भेजी, ये 3 विपक्षी राज्य हैं, और आपने मध्य प्रदेश में टीम भेजी। मध्य प्रदेश को आप इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि मध्य प्रदेश टॉप 3 स्टेट्स में है जहां हालात बद से बदतर हैं, और मध्य प्रदेश में जो हालात हैं वो आप ही की देन है, क्योंकि जब देश कोरोना संकट का सामना कर रहा था तब आपने वहां पर सत्ता पर परिवर्तन करवा दिया, एक सरकार जो चुनी आ रही थी उसे आपने गिरवा दिया। और मध्य प्रदेश की बात करें तो एक अरसे तक यहां पर स्वास्थ्य मंत्री नहीं था, 1 मैन शो चल रहा था, यानी कि मामा शिवराज सिंह चौहान वही मोर्चा संभाले हुए थे, मगर वो भी पूरी तरह से असफल दिखाई दे रहे थे। तो वहां तो आपको टीम भेजनी थी, मगर गुजरात पर पूरी तरह से खामोशी क्यों? आप इस तरह से रक्षात्मक मुद्रा में क्यों आ जाते हैं जब गुजरात की बात होती है? क्या गुजरात में सब कुछ सही चल रहा है? क्या यह सवाल उठाया जाना लाजमी नहीं है? आपकी प्राथमिकताएं क्या हैं? सवाल आज मैं सुनिए सरकार के जरिए यही कर रहा हूं, और जो तमाम बातें मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं ये सिर्फ तथ्यों पर आधारित है। अब लाइव मिनट की यह खबर देखिए जो अपने आप में बहुत ही हैरत में डालने वाली खबर है। खबर यह है कि चाइना से जो हम कोविड प्रोटेक्शन किट्स ले रहे हैं, कोरोना संकट का सामना करने के लिए जो चाइना से हम तमाम किट्स ले रहे हैं, उनमें जबरदस्त खामियां हैं। आज मैं यह सवाल पूछना चाहता हूं, जब देश इतने बड़े संकट का सामना कर रहा है तो क्या हमने पहले से ही कोई पैमाना नहीं बनाया कि हम कहीं से अगर कोई किट्स लेंगे तो उसके क्या इफ्स, बट्स, प्रोज एंड कॉन्स होंगे? यही मुद्दा उठा रहे हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, और वो क्या कह रहे हैं आपके स्क्रीन पर। I had earlier suggested to Government of India that a centralized mechanism with proper guidelines of quality check may be developed for the procurements of medical equipments. Unfortunately, this was not accepted. Had this suggestion been accepted, failure of rapid test kits could have been avoided. We have written to ICMR for the same. किट्स फेल हो रही हैं और अपील की थी यहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कि आप इस पर एक आम राय बनाएं, मगर इस राय को नहीं माना गया। आज मैं यही तो आपसे सवाल पूछ रहा हूं। ये तमाम चीजें बुनियादी चीजें हैं भाई। पालघर पर अगर आप हिंदू मुस्लिम सियासत करना चाहते हैं वो बाद में कर सकते हैं, मगर इस वक्त तो कम से कम ये चीजें ना करें। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं, इनकी प्राथमिकताएं जो है ना वो आपको और दिखाई देंगी। अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के अंतर्गत आपने इन लोगों पर केस दर्ज कर दिया है। कौन कौन? ये कश्मीर के कुछ पत्रकार, मसरत जहरा, पीरजादा आशिक, गौहर जिलानी, मीरान हैदर जो कि जामिया की स्टूडेंट हैं, सफूरा जरगर जामिया की स्टूडेंट, और उमर खालिद जेएनयू के स्टूडेंट, इन सब के खिलाफ आपने यूएपीए के अंतर्गत केस दर्ज कर दिया है।
क्या ये वक्त है ये तमाम चीजें करने का? क्या कोरोना संकट में भी आप अपनी सियासत करने से बाज नहीं आएंगे? और बात वो है ही नहीं। मैं कुछ और कहना चाहता हूं। मैं दोहरे मापदंड की तरफ आपका ध्यान खींचना चाहूंगा। वही दोहरा मापदंड जो मैंने आपको बताया, दिखाई कब दिया? जब आप राज्य सरकारों पर अंकुश लगा रहे थे। गुजरात को लेकर आप पूरे खामोश हैं, मगर यहां पर चूंकि ये सब मुसलमान हैं, इन सब के खिलाफ आपने केस दर्ज कर दिया। मगर जो अनुराग ठाकुर देश के गद्दारों को गोली मारो के नारे लगवाते हैं, उन पर कोई केस नहीं। ठीक है? जो कपिल मिश्रा दिल्ली दंगों से ठीक 2 दिन पहले एक भड़काऊ बयान देता है, उसी जगह पर जहां से दंगे शुरू हो गए थे, और खुद इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने कहा कि जैसे ही कपिल मिश्रा ने बयान दिया था, उसके बाद ढेरों व्हाट्सएप ग्रुप्स बन गए और उन्हीं व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए अफवाहें फैलने लग गईं। उस कपिल मिश्रा को तुमने गिरफ्तार नहीं किया। प्रवेश साहिब सिंह वर्मा जो लगातार भड़काऊ बयान देते रहे, सांसद महोदय है ना, उनके खिलाफ आपने कोई केस दर्ज नहीं किया। कपिल गुज्जर, उसे आपने गिरफ्तार तो किया, ये शाहीन बाग गए, गोली चलाई, गिरफ्तार तो किया, मगर फिर बाद में रिहा भी कर दिया आपने। आज मैं आपसे यही सवाल पूछना चाहता हूं, ये दोहरे मापदंड दिखाकर आप किसका फायदा कर रहे हैं? ये निचले स्तर की सियासत करके, सक्रिय सियासत करके आज इन्हीं तमाम हरकतों की वजह से देश की बदनामी इंटरनेशनल लेवल पर हो रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन कह रहा है, कोविड को लेकर भारत जो लड़ाई लड़ रहा है, उसमें आप मुसलमानों के साथ भेदभाव ना करें। ऐसे डंका बजवाइएगा देश का? बताइए। खैर, सुनिए सरकार में बस इतना ही। आज के इस कार्यक्रम का मकसद यही था कि ये जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं, एक साथ यूनाइटेड होने के बजाय हम सब अलग थलग दिखाई दे रहे हैं, और हमारे अंदर का कुरूप चेहरा बार बार सामने उभर कर आ रहा है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी त्रासदी है। आप सबसे अपील कि इस कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, इसे लाइक करें, शेयर करें, और HW न्यूज को सब्सक्राइब ही नहीं करें बल्कि उस बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।